बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने पाकिस्तान को $3 अरब देने पर अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से इजहार तशक्कुर किया है। अब्दुल हफीज शेख ने अपने बयान में कहा है कि अमीर कतर ने डिपॉजिट और बराह रास्त सरमाकारी के लिए $3 अरब दिए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम ने हमें ज्वाइन किया है। सरमाकारी से मुताल्लिक डिटेल्स क्या हैं आपके पास? जैसा कि आपने कहा है, कतर के अमीर के दौरे के दौरान भी एक जो अभी तक जो तय हुआ है उसके मुताबिक कतर $3 अरब पाकिस्तान को देगा। उसमें से दो तरह की उसके इन्वेस्टमेंट हैं, उसके दो पार्ट हैं। उसके एक कुछ पाकिस्तान के पास डिपॉजिट रखे जाएंगे जैसा कि कुछ और दोस्त ममालिक ने रखा है। एक पार्ट इसका होगा जो पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी होगी, इसकी पाकिस्तान को खास तौर पर जरूरत और पाकिस्तान हुकूमत जोर भी दे रही थी कि पाकिस्तान में FDI कम है। इसकी डिटेल्स अभी तय होनी है कि कब से ये फैसिलिटी शुरू होगी और इसमें कितना पोर्शन जो हैगा वो FDI होगी, कितना पोर्शन होगा पाकिस्तान के डिपॉजिट्स में आएगा, ताकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर वो मुस्तहकम रखें। ये डिटेल्स अभी तय होनी है, लेकिन एक चीज़ जो अभी तरफ तय हुई है कि टोटल वॉल्यूम FDI और बैंक अकाउंट डिपॉजिट्स के लिए $3 अरब का होगा, जो कतर अमीर के दौरे के दौरान फाइनल हुआ था। तफसीलात अभी तो कुछ वक्त लगेगा इनको तय करने में कि FDI का पार्ट कितना है और जो डिपॉजिट्स होंगे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करने के लिए वो कितने हैं। इसकी तफसीलात लेटर ऑन ऑफिशियल लेवल पे जो अफसरान है दोनों ममालिक के टेक्निकल टीम्स वो तय करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। अशरफ मलखम में डिटेल्स दे रहे थे। कतर ने डिपॉजिट और बराह रास्त सरमायाकारी के लिए $3 अरब दिए हैं। इसकी मजीद भी डिटेल्स आएंगी कि FDI के लिए कितनी रकम है और डिपॉजिट्स के लिए कितनी रकम रखी गई है। इस वक्त माशी तजियाकार खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम साहब, FDI बैंक डिपॉजिट के लिए $3 अरब दिए जाएंगे पाकिस्तान को कतर की जानिब से। पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद इसे देखते हैं? देखिए, ये काफी हद तक जो है सपोर्ट मिलेगी पाकिस्तान के एक्सटर्नल अकाउंट को। अगर इसको आप ऐड कर लें, जो सऊदी अरेबिया ने हमें अभी तक पैसे दिए हैं और साथ साथ UAE ने हमें पैसे दिए हैं, तकरीबन $1 अरब UAE से आया है, तकरीबन $3 अरब के करीब जो है वो सऊदी अरेबिया से आए हैं। और इसी तरह एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जुलाई 1 से सऊदी अरेबिया की जो ऑयल फैसिलिटी है, यानी कि हमें जो है वो डेफर्ड पेमेंट पे आगे जाते हुए पेमेंट करनी पड़ेगी, अभी नहीं करनी पड़ेगी। उसकी जो पूरा साइज है वो तकरीबन $3 अरब है। तो ये अगर $3 अरब यहाँ से भी कैश पेमेंट्स आती हैं कतर की तरफ से और लो इंटरेस्ट रेट पे आती हैं, उन्हीं तकरीबन जो है वो कंडीशंस पे अगर चीजें मिलती हैं तो मेरे ख्याल में काफी हद तक पाकिस्तान की जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है डॉलर का आउटफ्लो काफी ज्यादा है हमारा, क्योंकि हमारे यहाँ कर्जदार की अदायगी काफी ज्यादा है। इसकी वजह से हमें काफी हद तक जो है सपोर्ट मिल सकती है इस साल की जो है कर्जदार की अदायगियों में और जो बाहर की पेमेंट है उसमें। और खासकर जब ऑयल फैसिलिटी हमारी एक्टिवेट हो जाएगी तो हमारे यहाँ $275 मिलियन तकरीबन पर मंथ वो भी बचेंगे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ डॉलर की और जो करेंसी की वैल्यू है, हमारी पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू जो है वो स्टेबलाइज हो सकती है काफी हद तक। अच्छा, ये कहिएगा खुरम साहब के अभी इसकी मजीद डिटेल्स आएंगी कि FDI के लिए कितनी है रकम और डिपॉजिट्स के लिए कितनी है, तो इसमें इसका फ़र्क भी थोड़ा सा वाज़ेह कीजिएगा कि पाकिस्तान के लिए क्या फ़ायदेमंद होगा। इसमें डिपॉजिट्स अगर बढ़ेंगे, पाकिस्तान के रिजर्व्स बढ़ेंगे तो ये मईशत के लिए बूस्टअप ज़्यादा होगा या FDI के तहत, क्योंकि दोनों ही फ़ायदेमंद है वैसे तो? देखिए, दोनों फायदेमंद है, लेकिन अगर आप रिलेटिव फायदा देखें तो वो इन्वेस्टमेंट में ज्यादा होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आपको इंटरेस्ट रेट्स नहीं लेने पड़ते, आपको जो है वो इकोनॉमी में एक बूस्ट मिलता है, साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और उसकी यूटिलाइजेशन बेहतर हो सकती है और वो आगे जाते हुए आपको जो है कोई ऐसा कर्ज नहीं होता कि आपको लाजमी वापस करना होता है। वो ये होता है कि इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपको जो रिटर्न मिलेंगे आप उसके हिस्सेदार होंगे। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट हमारी डॉलर की है तो मेरे ख्याल में डॉलर भी अगर अभी आ जाते हैं तो वो उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है। इमीडिएट रिक्वायरमेंट इस वक्त डॉलर की है, क्योंकि कर्जाजात की अदायगियां जो 2020 शुरू हो रहा है इसमें तकरीबन कोई हमारी 10 से 12 अरब डॉलर की कर्जाजात की अदायगियां होंगी जो बाहर की हैं सिर्फ। तो मेरे ख्याल में डॉलर्स का आना बहुत अच्छा है, लेकिन आप अगर कंपेयर करते हैं इन्वेस्टमेंट वर्सेस कर्जा तो मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बनिस्बत कर्जे। जी अच्छा, इतनी बड़ी यानी ये एक बड़ा अमाउंट है $3 अरब। अब इससे यकीनन कतर के स्टेक्स भी, मुआशी स्टेक्स पाकिस्तान के साथ बढ़ जाएंगे और जो इस रीजन को या पाकिस्तान और कतर को लेकर जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उसकी बेहतरी के लिए भी और इकोनॉमिक उनका भी इंटरेस्ट अब पाकिस्तान में बढ़ जाएगा, मजीद होगा ये? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए कतर का जब से UAE और सऊदी अरेबिया के साथ कुछ इश्यूज हुए हैं उनके यहाँ भी ऑप्शंस रिलेटिवली इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने सेल्फ रिलायंस का जो है वो जो है इस वक्त मुजाहरा किया है और खुद अपने यहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज को डेवलप किया है जो वो इम्पोर्ट करते थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ
हमारी इंडस्ट्री जो है सब डेवलप हो रही है। टूरिज्म में बहुत ज्यादा जो है वो इस वक्त अट्रैक्टिवनेस है हमारे यहाँ नदर्न एरियाज में, सदर्न एरियाज में, हर जगह टूरिज्म पे बहुत ज्यादा बात हो रही है। तो वो टूरिज्म में काफी इंटरेस्टेड हैं। फिर उसमें फूड सेक्टर है, उसके अलावा और बहुत सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड जो है वो एरियाज हैं। हमारे यहाँ बहुत पोटेंशियल है। हमें इस चीज की जरूरत है कि हम उनको किन कंडीशंस पे लाते हैं, किन जो है वो बेसिस पे लेकर आते हैं और उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर हम इस चीज पे कामयाब होते तो हमारे यहाँ बहुत पोटेंशियल है। और पहले ये बात आ रही थी कि जो कतर है वो तकरीबन $20 से $22 अरब की सरमायाकारी इन द नेक्स्ट 5 to 8 years कर सकता है। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हमें उन्हें सही अपॉर्चुनिटी दिखाने की जरूरत है। उनके पास अच्छे पैसे हैं, डील मेकिंग अच्छी हो हमारी, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ जो है बहुत ज्यादा एफडीआई का जो है वो पोटेंशियल है और हम बहुत ज्यादा पैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की जो है वो मत में। यकीनन। और खुर्रम साहब, ये पाकिस्तान के लिए इत्सेल्फ बड़ी अच्छी खबर है कि 20 से 22 अरब डॉलर की जो आप कह रहे हैं कतर सरमाकारी कर सकता है पाकिस्तान में, और शॉर्ट टर्म जो डॉलर की रिक्वायरमेंट है वो इन 3 अरब से पूरी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आगे बढ़ते हैं। कौमी असेंबली में वजीर आजम के लिए सेलेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल करने पर पाबंदी और इससे मुतालिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का यह कहना है कि पाबंदी पर कानूनी माहिरीन और अरकान पार्लियामेंट से बात करेंगे और मालूम करेंगे कि ये पाबंदी लगा भी सकते हैं या नहीं। इस सवाल पर कि माजी में कौमी असेंबली में चोर डाकू के अल्फाज इस्तेमाल हुए, लानत भी भेजी गई, आसिफ जरदारी बोले, देख लें ये क्या कर रहे हैं। देखते हैं, अपने वकीलों से बात करते हैं, पार्लियामेंटेरियन से बात करते हैं, ये लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। क्योंकि यहाँ पे इसी पार्लियामेंट में चोर डाकू भी कहा गया और पार्लियामेंट पर लानत भी भेजी गई थी और अब सिलेक्टेड से तकलीफ हो रही है सर। ये देख लें आप। सर कल चेयरमैन सेनेट आपके पास आए थे, कोई खास बात थी, कोई मशवरा दिया कि आपको बैन कर दिया जाए। वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि मुंतखब आदमी को सिलेक्टेड कहना नामुनासिब बात है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने दावा किया कि उनकी और शहबाज शरीफ की पार्टी एक है, वो है अवामी मुस्लिम लीग, और उन दोनों ने कभी पार्टी नहीं बदली। शेख रशीद ने यह भी कहा कि ये चाहते हैं कि लंदन जाने दो, इन्हें जाने दें, दफा करें। कौमी असेंबली में मरियम औरंगजेब के वजीर आजम को सेलेक्टेड कहने पर डिप्टी स्पीकर ने फौरी नोटिस दिया। कहा कल लफ्ज सेलेक्ट पर पाबंदी लगा दी थी। यहाँ सब लोग मुंतखब होकर आए हैं, आप अपनी और इस ऐवान की तजलील न करें। मरियम औरंगजेब ने अपने खिताब में कहा कि नैब फेल, FIA फेल और हैंड पिक्ड वजीर आजम भी फेल है। उन्होंने कहा कि नाअहल और नालायक हुक्मरानों ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। तीसरा बजट नाअहल और नालायक हुकूमत की 3rd क्लास परफॉर्मेंस है। 10 माह में 3 बजट पेश करके अवाम और मुलाजिमीन से निवाला छीन लिया गया। ये तीसरा बजट नहीं, ये मौजूदा नालायक और नाअहल हुकूमत की 3rd क्लास परफॉर्मेंस है। जनाब स्पीकर, ये हुकूमत जब अगस्त 2018 में सिलेक्ट होकर आई, आपको मैंने कल भी गुजारिश की थी कि तमाम यहाँ पे जितने भी ईवान में आए हैं वो सारे मुंतखब होके आए हैं। अच्छा जनाब स्पीकर, आपसे मेरी गुजारिश है कि ना आप अपनी तजलील करें ना इस ईवान की करें। ये हुकूमत जब अगस्त 2018 को हैंड पिक्ड होकर आई जनाब स्पीकर, तो कौम के वजीर आजम ने खिताब किया। खिताब इस ऐवान पर नहीं किया, टीवी पर किया, और टीवी स्टार वजीर आजम ने पिछले 10 दिन में 2 खिताब किए। एक नाअहल, नालायक, ना तजर्बेकार और नाकाम हुकूमत का इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि मुल्क का वजीर आजम धमकियों पर उतर आया है। जनाब स्पीकर, कहा गया था इतनी नौकरियां मिलेंगी, इतनी नौकरियां मिलेंगी, बरतानिया और अमेरिका के लोग आके पाकिस्तान नौकरियां करेंगे। मिली नौकरियां जनाब स्पीकर, शानदार नौकरियां मिली। बनी गाला के हल्का 11 को नौकरी मिली जनाब स्पीकर, बिकॉज दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब ऑफ बनी गाला। जनाब स्पीकर, नैब फेल, FIA फेल, एसेट रिकवरी यूनिट फेल, और अब ये नैब 2 भी इंशाल्लाह फेल होगी, क्योंकि असल में हैंड पिक्ड वजीर आजम फेल। वफाकी वजीर शहरियार आफरीदी ने ऑपोजिशन से सवाल किया है कि वो अपने लीडर से पूछे उनके पास इतना पैसा कहां से आया। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हिसाब दिया, आप क्यों नहीं दे सकते। ये क्यों अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। आज कोई सिंधी कार्ड तो कोई पंजाबी कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। देखते हैं कौन रहता है, कौन जाता है, कौन डिलीवर करता है। इमरान खान अपने मकसद में कामयाब होंगे।
कानून से बालतर ना इमरान खान है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, ना कैबिनेट मेंबर्स हैं, कोई नहीं है। अब कानून सबको एक लेवल पर तोलेगी। अब अगर किसी के ज़हन में ये है कि मैं सिंधी कार्ड इस्तेमाल करूं, बलोची कार्ड इस्तेमाल करूं, पंजाबी कार्ड इस्तेमाल करूं, पश्तून कार्ड इस्तेमाल करूं, वो दिन गए। क्योंकि जब होने का यकीन रब से होता है तो फिर वो दुनिया से नहीं डरता, वो सिर्फ रब से डरता है। और जो रब से डरता है वो फिर उनसे नहीं डरता जो पीछे से वार करते और चालें खेलते हैं। आम पाकिस्तानी से पूछे, वो कहते हैं कि भूख बर्दाश्त कर लेंगे, महंगाई बेशक बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मेरी इज्जत पे जो सौदेबाजी की है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पाकिस्तानी कौम इज्जत चाह रही है और इज्जत देने वाला रब के बाद एक लीडर है इमरान खान। आप मेहनत करें, कोशिश करें, लगे रहें, एक हो जाएं, रोडों पे निकले, जो कुछ करना है करें। मेरे रब के फजल से इमरान खान कामयाब होगा, नया पाकिस्तान हकीकत बनेगा। वी एक्सेप्ट योर चैलेंज, लेट्स प्रूव आवरसेल्व्स not only in the court of law, not only in the parliament, but इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया है कि दूसरी शादी के लिए बीवी के साथ साथ मुसालती काउंसिल की इजाज़त भी लाजमी दरकार होगी। बीवी की इजाज़त के बावजूद मुसालती काउंसिल इनकार कर दे तो दूसरी शादी पर सजा होगी। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के मुताबिक इजाज़त के बगैर शादी करने वाले शख्स को सजा और जुर्माना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में फरियाल तालपुर को 14 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। एहतसाब अदालत ने फरियाल तालपुर का राहदारी रिमांड भी मंजूर कर लिया। नैब ने सिंध असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर पर राहदारी रिमांड हासिल किया है। फरियाल तालपुर सिंध असम्बली के इजलास में शिरकत कर सकेंगी। अदालत ने करार दिया कि 8 जुलाई को फरियाल तालपुर को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में फरियाल तालपुर को 14 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। एहतसाब अदालत ने फरियाल तालपुर का राहदारी रिमांड भी मंजूर कर लिया। नैब ने सिंध असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर पर राहदारी रिमांड हासिल किया। फरियाल तालपुर सिंध असम्बली के इजलास में शिरकत कर सकेंगी। अदालत ने करार दिया कि 8 जुलाई को फरियाल तालपुर को दोबारा अदालत पेश किया जाए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा हिना रब्बानी खर ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि जब नालायक और डाकू हुकूमत चला रहे थे तो आलमी मार्केट में $145 कीमत का पेट्रोल 103 रुपए मिल रहा था। आज सादिक और अमीन की हुकूमत है तो आलमी मार्केट में $66 कीमत का पेट्रोल 113 रुपए मिल रहा है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए हिना रब्बानी खर का कहना था कि जब तहरीक इंसाफ हुकूमत से कोई माशी मसला संभाला नहीं जाता तो अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। स्पीकर, जब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और मुल्क के वजीर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि इंसाफ नहीं मिला इसलिए थप्पड़ मारा, गलत काम करें जाओ घसीटो, गिरबान से पकड़ के लाओ, तो आम आदमी गले कूचे में क्या करेगा। 2011-12 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, डेट सर्विसिंग 5.1% ऑफ जीडीपी जा रहा था। आप भी 5.1% ऑफ जीडीपी ही डेट सर्विसिंग में दे रहे हैं। फिर ये किसको ढोंग के चाह रहे हैं कि जी वो पुराने कर्जे पुराने। मिस्टर स्पीकर, जब नालायक डाकू इस मुल्क को चला रहे थे तो ऑयल की इंटरनेशनल कीमत थी 145 और मुल्क में पाकिस्तानियों को ऑयल मिल रहा था, पेट्रोल मिल रहा था तकरीबन मैक्सिमम 103 रुपए। आज ऑयल की इंटरनेशनल कीमत है 66 मैक्सिमम कल हुई है, और सादिक और अमीन लोग चला रहे हैं और मुल्क में 113 रुपए का पेट्रोल दे रहे हैं। MQM के अमीनुल हक ने ज़राई टैक्स के निफाज का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि 6 के बजाय 12 लाख रुपए सालाना इनकम वाले पर टैक्स आयद किया जाए। टैक्स बढ़ने से तेल, चीनी और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ गईं। उन्होंने कहा कि कराची और हैदराबाद के अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। MQM पाकिस्तान मुतालबा करती है कि तनख्वाहदार अफराद पर टैक्स आमदनी की कम से कम हद 12 लाख रुपए मुकर्रर किया जाए। कि जब वफाकी वजीर साहब बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने उसमें फरमाया था कि जो टैक्स लगाया जा रहा है इसमें गालिबन 3 रुपये 65 पैसे शुगर का इजाफा किया हो जाएगा। तो मैं आपको अर्ज करूं कि शक्कर की कीमत
3 रुपए नहीं बल्कि 10 रुपए बढ़ चुकी है। जरूरी है कि सरमायादार, जागीरदार और वडनों पर भी टैक्स लगाया जाए। जो लोग सीमेंट कमाकर मुनाफा कमा रहे हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाए। शक्कर बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाए। जो लोग गंदम बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाए। इसलिए MKM पाकिस्तान वाज़ा दो टोक अल्फाज में मुतालबा करती है कि इस मुल्क में एग्रीकल्चर टैक्स का भी नफाज किया जाए। फाइनेंस बिल के पास होने के बाद FBR को घरों पर छापे मारने का इख्तियार मिल जाएगा। फाइनेंस बिल इनकम टैक्स कमिश्नर गैर जाहिर शुदा सोने और गैर मुल्की करेंसी की बरामदगी के लिए छापे मार सकेंगे। फाइनेंस बिल में यह बताया गया। फाइनेंस बिल के मुताबिक छापों में बरामद शुदा सोना और गैर मुल्की करेंसी जब्त कर ली जाएगी। बिल से घरों से बरामदगी के लिए FBR के छापे मारने के इख्तियार की शेख खत्म कर दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सदारत में पोलियो पर हंगामी इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म के मुअव्विन बराए पोलियो बाबर बिन अता भी शरीक हुए। इजलास में पोलियो पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दामात का फैसला किया गया। इसके साथ DHO लकी मरवत और DHO बनू समेत मुतादिद को मुअत्तल करने और महकमा सेहत के इख्तियारात कमिश्नर्स को देने का फैसला किया गया है। आइंदा पोलियो मुहिम के दौरान इनकारी वालिदैन के खिलाफ FIR ना करने का फैसला भी किया गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं मीसाक़ मईशत पर उनके बयान को मीडिया में सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया, जिससे उनकी और उनके चचा की दिल आज़ारी हुई। शरीफ ख़ानदान अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है और किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है। हफ्ता 22 जून को लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा था कि उनकी ज़ाती राय में मीसाक़ मईशत मज़ाक़ मईशत है। उनका कहना था कि जो शख्स जाली तरीके और चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया उसके साथ किसी किस्म की बातचीत और मीसाक नहीं करना चाहिए। जिस शख्स ने पाकिस्तान को की मईशत को तबाह और बर्बाद किया, जो जाली तरीके से इक़्तिदार में आया, वोट चोरी करके इक़्तिदार में आया, जो चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया, आप उसके साथ किसी किस्म का ना कोई बातचीत करनी चाहिए, ना किसी किस्म का कोई मिसाक करना चाहिए। मरियम नवाज ने यह भी कहा था कि हमें इस जुर्म में हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए। जो मैंडेट चुरा के आता है, आप उसको मिसाक की ऑफर नहीं करते, आप उसको इबरत का निशान बनाते हैं ताकि आने वाले वक्त के अंदर कोई भी दोबारा अवाम के वोट को रोंद के इतना घिनौना खेल मुल्क के साथ ना खेल सके। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर का ये भी कहना था कि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ होने के पेश नज़र शहबाज शरीफ साहब के पेश नज़र कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो उनके पेश नज़र नहीं हैं। सब जानते हैं कि शहबाज शरीफ के अप्रोच में एक फ़र्क है, लेकिन पार्टी फैसलों के वो भी पाबंद हैं। आखिरी फैसला नवाज शरीफ साहब का है। शहबाज शरीफ साहब बहुत प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन है और वो उनका एक हमेशा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है, जो कि उसको वॉइस करने में, और कभी उन्होंने कोई मेरा ख्याल है लगी लिपटी नहीं रखी। सब जानते हैं कि उनकी अप्रोच एक फ़र्क है, अप्रोच का फ़र्क हो सकता है और उसमें एडमिट करने में मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई आर नहीं है। ये डेमोक्रेसी है। जब मैं जमहूरियत की बात कर रही हूँ तो मुझे पार्टी के अंदर भी जमहूरियत है, वहाँ पे बातें होती हैं। आखिरी फैसला नवाज शरीफ साहब का होता है। तहम इतवार 23 जून को मरियम नवाज ने कहा कि हफ्ते की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीसाक़ मईशत पे उनके बयान को मीडिया में सयाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया। मरियम नवाज का कहना था कि हफ्ते को उन्होंने कहा था कि इमरान खान और जाली हुकूमत की नालायकी ने मईशत को मजाक बनाकर रख दिया है और मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। ताहम उनके बयान को जिस तरह पेश किया गया उससे उनकी और उनके चचा की दिल आज़ारी हुई। शरीफ ख़ानदान अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है और किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है। पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने गुज़श्ता रात बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के कई इलाकों का दौरा किया। वो खुद गाड़ी चलाकर गुलबर्ग, मिनी मार्केट, लिबर्टी चौक, बरकत मार्केट और सर्विसेज अस्पताल गए। वज़ीर आला पंजाब ने सर्विसेज अस्पताल में मरीजों के लवाहिकीन के मसाइल भी सुने। बारिश के पेश नज़र वज़ीर आला ने सूबाई इंतज़ामिया और इमदादी सरगर्मियों से मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। Hi, I'm Shajia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.